अश्विनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रल। हम लोगों ने पढ़ रखा है सिंगल इंटीग्रल। ऐसे ये होता है इंटीग्रल का साइन, ऐसे लिखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स dx, और इधर ऐसे लिखते हैं a to b। इसको पढ़ते हैं इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन fx फ्रॉम a to b। इसको कहते हैं सिंगल इंटीग्रल। ये fx फंक्शन का, इसको ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं कि ये fx फंक्शन का इंटीग्रल है विथ रेस्पेक्ट टू x। dx का मतलब इसका इंटीग्रल होना है विथ रेस्पेक्ट टू x। और ये जो लिमिट होते हैं ये एक्चुअल में x का वैल्यूज होता है, इसमें चाहे ये मेंशन हो या ना हो। अगर इंटीग्रल है विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये लिमिट होंगे x के वैल्यूज। इसका क्या मतलब है, पहले सिंगल इंटीग्रल का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे इस डबल इंटीग्रल पर। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक फंक्शन है, ये x एक्सिस y एक्सिस है, ये x एक्सिस y एक्सिस, ये ओरिजिन है। ये फंक्शन है x का, मतलब x का अलग अलग वैल्यूज के चलते fx का अलग अलग वैल्यूज मिलेगा। x का अलग अलग वैल्यूज लेते जाएंगे और fx का अलग अलग वैल्यूज मिलता जाएगा। तो किस तरह से मिलेगा, ये एक कर्व मिलेगा। x का कोई एक वैल्यू लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग fx का वैल्यू मिलेगा, फिर दूसरा वैल्यू लेंगे, उसके चलते fx का एक वैल्यू मिलेगा, इस तरह से। और ये जो लिमिट दिया हुआ है इसका मतलब है कि इसमें x का वैल्यू लेना है a से लेके b तक। x का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर है a एक्स एक्सिस में, और यहाँ पर है b। x का वैल्यू इसी में लेना है, a से लेके b तक लेना है। x का वैल्यू a लेंगे तो ये होगा आपका f है, नहीं? उसी तरह से यहाँ कोई x का वैल्यू लेंगे तो ये होगा उसका, यहाँ बैठाने से फंक्शन का वैल्यू। उसी तरह से यहाँ इस तरह से, और ये हो जाएगा आपका fb। और इन सभी पॉइंट को मिलाने से ये एक कर्व बनेगा जो कि इस फंक्शन fx का ग्राफ होगा। ठीक है, ये बात हम लोग समझते हैं। और ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन fx विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये बताता है कि x इक्वल टू a से लेके b तक बने ये है। इसको अगर ऐसे सीधे ऊपर ले जाए और जा करके ये जो फंक्शन है fx उसको अगर टच करे इस तरह से, तो ये जो पूरा पोर्शन आया, ये वाला पोर्शन, ये पूरा एरिया, ये वाला यहाँ से लेके ऐसा, ये जो फंक्शन में टच किया है, a, इस पॉइंट को रख लीजिए b, इस पॉइंट को रख लीजिए c, इसको रख लीजिए d। तो ये पूरा ये जो एरिया है a b c d, इस पूरे एरिया को ये इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है। इस इंटीग्रल का जो भी वैल्यू आएगा वो एरिया ए बी सी डी को रिप्रेजेंट करेगा। ये ए बी को ऐसे सीधे ऊपर बढ़ा लीजिए, जाके फंक्शन के ग्राफ को टच करेगा। ये एरिया जो ये लाइन x इक्वल टू ए है, ये लाइन x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच का जो एरिया होगा, पोर्शन होगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा ये सिंगल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन fx विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ठीक है ये बात। और एक बात इसमें जानिए कि ये जैसे इंटीग्रल है फंक्शन fx का, x इक्वल टू a से लेके b तक, मतलब x का वैल्यू a से b तक ही लेना है आपको। तो इसमें a और b के बीच में हर एक पॉइंट पर, a से लेके b तक हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। मतलब a और b के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो उसमें fx का एक सुटेबल वैल्यू मिलना चाहिए। उसी को हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ये फंक्शन fx a और b के बीच में डिफाइन होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखें, जैसे हम लोग एक इंटीग्रल लिख रहे हैं 0 to 2 1 बाई x माइनस 1 dx। ये जैसे एक सिंपल एक सिंगल इंटीग्रल है। इसमें ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू आपको लेना है 0 से लेके 2 तक।
तो 0 से 2 के बीच में एक 1 भी तो आएगा, x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 ये है आपका fx। इसमें अगर x इक्वल टू 1 बैठाते हैं तो ये तो ऊपर 1 है, 1/1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि ये 0 से 2 के बीच में x इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है। तो उस तरह का फंक्शन हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, वो फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आ जाता है, उसका अलग से सीखना पड़ता है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका क्या रूल रेगुलेशन होता है। यहां जो भी बात कर रहे हैं वो सब प्रॉपर इंटीग्रल है। प्रॉपर इंटीग्रल का मतलब a से b के बीच में हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन होगा, उसी पर हम लोग यहां काम कर रहे हैं। ये इंटीग्रल नहीं चलेगा, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, तो आप समझे ये सिंगल इंटीग्रल का मतलब। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। इसमें 2 इंटीग्रल होता है, ऐसे 2 इंटीग्रल का साइन, और यहां पर ये जो फंक्शन था एक वेरिएबल का फंक्शन था x के टर्म में, यहां 2 वेरिएबल का फंक्शन होगा। जैसे ऐसे इसको लिखेंगे f(x,y) मीन्स इट इज ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, मैंने इस तरह का, जैसे x²y, x+y², इस तरह का 2 वेरिएबल का फंक्शन होगा। और यहां लिखेंगे हम लोग dx, एक लिखते थे ना, यहां dx dy, और यहां 2 इंटीग्रल है तो 2 लिमिट होगा, जैसे a से b है, c से d है, इस तरह से। और इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f(x,y) 2 वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y, डबल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f(x,y) विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y भी बोल सकते हैं। और ये 2 लिमिट दिया हुआ है, तो ये जो लिमिट है, एक लिमिट होगा x का जैसे यहां था, और दूसरा लिमिट होगा y का। अगर ये लिखा हुआ है कि ये x का लिमिट है, यहाँ x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, यहाँ y इक्वल टू c, y इक्वल टू d लिखा हुआ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ऐसे अगर लिखा ही हुआ है आपके सवाल में और ये y का वैल्यू है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ना भी लिखा हो, सिर्फ a टू b, c टू d लिखा हुआ है, तो आप किसी को भी x का वैल्यू, किसी को भी y का वैल्यू आप ले सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आपके आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। आप किसी को भी x का लिमिट, किसी को भी y का लिमिट दे सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है ये आप थोड़ा समझिए। जैसे 1 वेरिएबल का आप मीनिंग समझे, इसका भी मीनिंग आपको समझना चाहिए। देखिए, यहां 2 वेरिएबल है x और y। x का वैल्यू वेरी करता है a से लेके b तक, और y का वैल्यू वेरी करता है c से लेके d तक। मतलब यहां आपको आना पड़ेगा 3 डायमेंशन पर। ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, और ये ओरिजिन है। x का वैल्यू लेना है a से b तक। सपोज कर लीजिए यहां a है और यहां b है। x का वैल्यू चलेगा a से लेके b तक, और y का वैल्यू c से d तक। तो y का वैल्यू तो इधर है, y एक्सिस, यहां मान लीजिए c है और यहां d है। x का वैल्यू a से b तक, y का वैल्यू c से d तक। क्या मतलब हुआ? ये y एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन खींच देते हैं, ये लाइन होगा आपका x इक्वल टू a। ठीक है, और यहां से अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देते हैं तो ये लाइन हो जाएगा x इक्वल टू b का। उसी तरह से यहां से अगर x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो ये लाइन हो जाएगा y इक्वल टू c, और सिमिलरली y इक्वल टू d। आपको x का वैल्यू लेना है a से लेके b तक, y का वैल्यू लेना है c से लेके d तक। मतलब ये पोर्शन आपका आ जाता है, ये वाला एरिया। मतलब x और y का वैल्यू इसी के बीच से लेना है। ये जो रेक्टेंगल टाइप का बना, इसी के बीच से आपको a और b का वैल्यू, x और y का वैल्यू लेना है। तो ये जो एरिया है, इसका रीजन भी बोलते हैं। ये जो डबल इंटीग्रल है, इस फंक्शन का रीजन है ये, x का वैल्यू a से b तक, y का वैल्यू c से d तक। और आप इसमें देखिए
जैसे x का वैल्यू आप a से b तक माने ये हुआ, और y का वैल्यू ये ले लिए, ये x ले लिए, ये y ले लिए, तो ये एरिया एक्स वाई हो गया। आप अगर इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, तो भी तो वही एरिया आएगा। तो इसीलिए x का वैल्यू a से b, y का वैल्यू c से d लिए। अगर आप इसको x लेते हैं कि नहीं x का वैल्यू c से d, y का वैल्यू a से b, तो भी यही पोर्शन आएगा। तो इसीलिए डबल इंटीग्रल में अगर ये x और y मेंशन नहीं है तो आप किसी को भी अपने तरीके से x और y ले सकते हैं। आप पहला वाला को x, दूसरे को y, या तो फिर पहले वाले को y, दूसरे को x ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, अब ये क्या है fxy। जैसे ये पहले वाला में था fx का मतलब एक कर्व होता था। x का वैल्यू a से b लेने पर fx एक कर्व मिलता था प्लेन में। यहां x और y का वैल्यू लेंगे इस रीजन से, ये जो हमारा रीजन बना हुआ है, तो x और y का वैल्यू कहां से लेंगे? ये xy प्लेन है, ये एक प्लेन में ये दोनों पॉइंट है। ऐसे भी ऑर्डर्ड पेयर तो एक प्लेन में ही होगा, और उसको जब इस फंक्शन के ऊपर बैठाएंगे, जैसे यहां से ले लिए एक कोई पॉइंट, मान लीजिए ये x1 y1 एक पॉइंट ले लिए, और उसको इसमें बैठाएंगे तो आपको मिलेगा fx1 y1। तो वो क्या होगा, इस पॉइंट का एक इमेज बनेगा इधर, ये जो हाइट बनेगा यहां से लेके यहां तक, ये पॉइंट होगा आपका fx1 y1, और ये पॉइंट होगा, इसको हम आप ऐसा लिख सकते हैं z1 इक्वल टू fx1 y1 को हम लोग z1 से रिप्रेजेंट करें, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका z1 x के जगह पर x1 और y के जगह पर y1 रखने से इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो हो गया आपका z1, और ये हाइट को हम लोग z1 लिखे या fx1 y1 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से कोई दूसरा पॉइंट लेंगे तो उसके लिए एक दूसरा पॉइंट मिलेगा, तीसरा पॉइंट के लिए तीसरा मिलेगा, चौथा के लिए चौथा मिलेगा, है ना। और इसी तरह से हर एक पॉइंट का अगर इस फंक्शन पर वैल्यू लेंगे तो ऊपर में भी एक सरफेस की तरह आ जाएगा। अरे हर एक पॉइंट के चलते ऊपर स्पेस में एक पॉइंट मिलेगा ना, तो इस पूरे का ऊपर जो है एक सरफेस की तरह आ जाएगा। तो ये fxy जो है एक सरफेस की तरह रिप्रेजेंट करेगा स्पेस में, ठीक है। और ये जो इंटीग्रल है आपका, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन fxy विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y, x इक्वल टू a टू b, y इक्वल टू c टू d, इसका मतलब होगा ये जो नीचे आपका बेस है, इसका जो रीजन है, x का वैल्यू a से b, y का वैल्यू c से d, इसको अगर ऐसे सीधे ऊपर ले जाएं, ऐसे करके सीधे आप इसको ऊपर उठा लें और ये सरफेस को जाकर के वो टच करे, तो जो आपका सॉलिड बनेगा एक पिलर की तरह बनेगा। जैसे घर का पिलर होता है ना, नीचे एक पिलर है, उसको आप ऐसे सीधे उठा दीजिए, छत के साथ जाके जब टच करेगा तो एक सॉलिड बनेगा ना, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे जैसा भी हो। तो वो जो पिलर बनेगा पूरा, उस पिलर के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा ये आपका डबल इंटीग्रल। इस सरफेस को सीधा ऐसे ऊपर उठा लेंगे, इस सरफेस को जाके टच करेगा, तो ये जो पूरा आपका सॉलिड बनेगा, उस सॉलिड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा ये इंटीग्रल x इक्वल टू a टू b, y इक्वल टू c टू d, fxy dx dy। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये डबल इंटीग्रल एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सिंगल इंटीग्रल था ये एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। किसी केस में अगर इस फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाए, मतलब सिंपल ऐसे हो जाएगी, x का वैल्यू a से b, y का वैल्यू c से d, और fxy का वैल्यू 1 हो जाए dx dy, तो क्या होगा? इसका वैल्यू 1 हो गया, मतलब ये हाइट 1 हो जाएगा। हाइट जब 1 हो जाएगा तो यही बच जाएगा, मतलब ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला जो एरिया है ना नीचे बेस में, सिर्फ वो एरिया बच जाएगा, वॉल्यूम नहीं बनेगा। हाइट 1 हो गया, तो उस केस में ये इंटीग्रल a टू b, c टू d, dx dy, ये जो बेस में xy प्लेन में जो आपका रीजन है,
इस रीजन के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये डबल इंटीग्रल वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है, डबल इंटीग्रल एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग तरह के सवाल में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये एरिया भी कैलकुलेट करते हैं डबल इंटीग्रल से, वॉल्यूम भी कैलकुलेट करते हैं डबल इंटीग्रल से। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि डबल इंटीग्रल का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। अब डबल इंटीग्रल के बारे में कुछ और बातें आपको बताते हैं, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, और उसके बाद कुछ सवाल बनाएंगे और देखेंगे कि ये डबल इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए कुछ और बातें इससे रिलेटेड। तो ये डबल इंटीग्रल वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है, एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये एक डबल इंटीग्रल है, ये फंक्शन है दो वेरिएबल का और उसका इंटीग्रेशन होना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ये लिमिट दिया हुआ है ए से बी, सी से डी। जैसा हम बताए कि आप किसी को भी x का वैल्यू ले सकते हैं, किसी को भी y का वैल्यू ले सकते हैं, आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसको x ले सकते हैं, x का वैल्यू a से b, y का वैल्यू c से d। आप इसको भी x ले सकते हैं, x का वैल्यू c से d, y का वैल्यू b से a से लेके b तक। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसका माने वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये जो इंटीग्रल है इसमें दो है, एक dx और dy विथ रेस्पेक्ट टू x विथ रेस्पेक्ट टू y। पहले हम कोई एक को सॉल्व करेंगे, आइदर विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे और तब फिर उसके बाद विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। आप पहले विथ रेस्पेक्ट टू y भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देंगे ना, आपके ऊपर है। आप पहले dx को सॉल्व करना चाहते हैं या पहले dy को सॉल्व करना चाहते हैं। बस आपको इतना जानना है कि जब विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो इस फंक्शन में जो y इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट, और जब विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो x को कांस्टेंट लेंगे, और जब विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें जो y रहेगा उसको ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट। ये बात समझे। और जैसे आप ये जानते हैं कि ये जो वन वेरिएबल का इंटीग्रल था a टू b fx dx, तो इसमें a और b के बीच में ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। उसी तरह से ये जो डबल इंटीग्रल है इसमें जैसे अभी आप देखे थे कि एक जो रीजन बना था जिसमें x का वैल्यू a से b और y का वैल्यू c से d था, एक रीजन मिला था ना। इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। x और y का कोई भी वैल्यू लेंगे इसके बीच से और यहाँ बैठाएंगे तो f x y का एक डेफिनेट वैल्यू आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी आ जाए, नॉट डिफाइन आ जाए। ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी चाहिए। अब एक सवाल लेते हैं डबल इंटीग्रल का और देखते हैं कि उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, फिर अलग अलग तरीके का सवाल लेकर के हम लोग बनाएंगे और पूरी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ये डबल इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक पहले एकदम सिंपल सवाल लेते हैं जिससे आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग तरह का सवाल बनाएंगे। देखिए एक सवाल ले रहे हैं, डबल इंटीग्रल, एक फंक्शन लीजिए दो वेरिएबल का, चलिए हम ले लिए एक्स स्क्वायर वाई, ये दो वेरिएबल का है, dx dy, और ये ले लेते हैं 0 to 1 और ये ले लीजिए 1 to 2। ये आपका एक इंटीग्रल हुआ डबल इंटीग्रल। ये आपका दो वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, लेट अस सॉल्व इट। जैसा हमने थ्योरी में बताया कि ये एक x का वैल्यू होगा, दूसरा y का वैल्यू होगा। आप जिसको चाहे उसको x ले लीजिए, जिसको चाहे उसको y ले लीजिए। ये दोनों अगर कांस्टेंट है तो ये दोनों में से अगर कोई एक वेरिएबल हो गया तो उसका अलग है, आगे बताएंगे उसको। अभी आप मान लीजिए कि ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों लिमिट, तो उस केस में आप जिसको चाहे उसको x ले लीजिए। चलिए किसको x लेना है,
चलिए पहला को x लेते हैं, दूसरे को y, हम इसको x ले लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा x है और ये ले लेते हैं y है सपोज। ठीक, आप अगर इसको x इसको y ले लें तो भी आंसर वही आएगा। आप बना के देख सकते हैं या बना के देखेंगे हम लोग, देखिए। और हमारा फंक्शन है x² y dx dy। ये हमने x और y का चुनाव तो कर लिया। अब है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे एक बार विथ रेस्पेक्ट टू x और फिर विथ रेस्पेक्ट टू y। ठीक, आपकी मर्जी, आप विथ रेस्पेक्ट टू x पहले करना चाहते हैं या विथ रेस्पेक्ट टू y पहले करना चाहते हैं, आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बोलिए क्या करना है आपको। चलिए विथ रेस्पेक्ट टू y पहले कर लेते हैं, ठीक, और फिर विथ रेस्पेक्ट टू x पहले करके देखेंगे दोनों में आंसर सेम आता है या नहीं, ये भी चेक करेंगे। चलिए विथ रेस्पेक्ट टू y, ये हमारा फंक्शन है, इसको सबसे पहले इंटीग्रेट करना चाहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y, तो पहले विथ रेस्पेक्ट टू y कर लीजिए। और विथ रेस्पेक्ट टू y करते हैं तो y जिसको आप लिए हैं, किसको, ये 0 to 1 को y लिए हैं, तो वो लिमिट आप यहां लिख दीजिए 0 to 1, ये हो गया आपका y का लिमिट। ये जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, जो भी आएगा सॉल्व करने के बाद, उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। बचा हुआ है x, ये dx बचा है ना, तो उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, और उस समय ये x का लिमिट होगा 1 to 2। समझ गए बात। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ये 1 to 2, ये तो अभी इसका काम नहीं है, पहले इसको सॉल्व कीजिए। x² y dy मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू y। जब विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे और ये y का लिमिट है, तो x को ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट। मतलब हमारा ये जो x² है ना, ये कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं करना। कांस्टेंट तो ऐसे भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, ठीक है। ये कांस्टेंट हो गया, तो बचा क्या, y dy, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो y² 2, और इसका लिमिट होगा 0 to 1, ऐसे करते हैं ना। और ये पूरा जो आंसर आएगा उसको फिर विथ रेस्पेक्ट टू x उसका हिसाब होगा फिर, ठीक है। चलिए आगे, ये 1 to 2 हमारा है, x² तो कांस्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, पहले y की जगह पर 1 बैठाएंगे और फिर माइनस y की जगह पर 0 बैठाएंगे। तो पहले जब y की जगह पर आप 1 बैठाएंगे तो 1² 2 मतलब 1/2 आएगा। फिर माइनस y की जगह पर 0 बैठाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, मतलब सिर्फ 1/2 आएगा। अब लिखेंगे dx। समझ में आई बात। अब यहां देखिए, ये 1 to 2, ये अब x का वैल्यू है, और ये देखिए इसमें y हट भी गया। अब ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख लीजिए, और x² dx ये रह गया आपका सवाल। अब इसको इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। हाफ x² का x³ 3, और इसमें जैसा आप लोग तो जानते हैं, सब 11-12 में पढ़े हैं, 1 to 2 लिमिट लेंगे, और हाफ x के जगह पर पहले 2 बैठाएंगे तो 8/3, फिर माइनस x के जगह पर 1 तो 1/3, ये होगा हाफ, और ये हो जाएगा 7/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7/6। ये हो गया हमारा आंसर। अब जरा इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। ये 7/6 आंसर हुआ। अब इसको जरा देख लीजिए, हमने विथ रेस्पेक्ट टू y पहले किया और फिर विथ रेस्पेक्ट टू x, आंसर आया 7/6। हम पहले विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं। चलिए देखें क्या आता है। x² y ये है आपका, आप विथ रेस्पेक्ट टू x पहले कर लीजिए। तो विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो x का लिमिट पहले यूज कीजिए, 1 से 2 तक है, तो यहां लिखिए 1 to 2, ये x की वैल्यूज है। और ये जो आएगा आपका आंसर, उसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा
फिर विथ रेस्पेक्ट टू y, और y का वैल्यू लीजिएगा 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 0 to 1, ये तो अभी इसका काम बाकी है, इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर वाई, उसको इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो y को कंसीडर करेंगे एज ए कांस्टेंट। y कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे सिर्फ ये एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3, और उसका लिमिट 1 to 2। ये जो आंसर आएगा उसको फिर विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। चलिए 0 to 1, अब x के जगह पर, ये तो y तो कांस्टेंट है, x के जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8/3, माइनस x के जगह पर 1 रखेंगे 1/3 dx, तो ये अब होगा 0 to 1 y, ये कितना होगा 7/3, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा dy। ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए। 7/3 ये y dy, इसका इंटीग्रेशन होगा y²/2, और इसमें आप लिमिट ले लीजिए 0 to 1। 7/3 y के जगह पर पहले 1 रखेंगे 1²/2, फिर माइनस y के जगह पर 0 रखेंगे, तो फाइनली ये क्या हो गया 7/3 इंटू 1/2, 7/6। इसमें कितना आया था 7/6, इसमें कितना आया 7/6। तो डबल इंटीग्रल में चाहे आप इंटीग्रेशन कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x पहले, और उसके बाद विथ रेस्पेक्ट टू y कर लीजिए, या तो विथ रेस्पेक्ट टू y पहले कर लीजिए और फिर विथ रेस्पेक्ट टू x कीजिए, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा सुविधा होता है पहले। दूसरी बात, ये जो लिमिट दिया हुआ है, अगर इस तरह से मेंशन है कि ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मेंशन नहीं है तो आप अपने से जिसको चाहें उसको x, जिसको चाहें उसको y ले सकते हैं, लेकिन एक बार आप ले लीजिए फिर बदलिएगा नहीं। जैसे हमने इसको x ले लिया 1 to 2, y ले लिया 0 to 1 और इंटीग्रेशन किया। अब अगर फिर आप बदल दीजिएगा कि नहीं इसको x लेंगे, 0 to 1 को x और 1 to 2 को y, और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर दूसरा आएगा। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। आप एक बार सेट कर लीजिए कि ठीक है मेरे लिए ये x है, ये y है, या ये x है, ये y है, और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, आंसर सेम आएगा। तो इस तरह से हम लोग डबल इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। इसमें ये दोनों कांस्टेंट है, अगर ये दोनों में से कोई एक वेरिएबल हो तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे कि अगर ये लिमिट्स, इंटीग्रल का लिमिट में अगर कोई वेरिएबल है, चाहे वो x का वेरिएबल हो या y का वेरिएबल हो, तो उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो होप आपको कुछ डबल इंटीग्रल का आइडिया हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, उसमें आगे आगे फिर डबल इंटीग्रल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।